नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि एक वीडियो के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल फणीश्वर नाथ रेणु जी का सामान्य परिचय दिया है। इसके बाद उनके द्वारा रचित पंचलाइट कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में यानी इस वीडियो में मैं केवल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी के उद्देश्य एवं नामकरण या शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष फणीश्वर नाथ रेणु जी का सामान्य साहित्यिक परिचय तथा उनके द्वारा रचित पंचलाइट कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत करने के बाद इस कहानी के उद्देश्य और नामकरण या शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी का शीर्षक या नामकरण। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक बहुचर्चित कहानी है। यह एक आंचलिक कहानी है। नामकरण या शीर्षक की दृष्टि से पंचलाइट एक सफल कहानी है। प्रस्तुत कहानी का नामकरण कथा की मूल संवेदना को पूरी तरह उभारने में सक्षम है। पंचलाइट ही इस कहानी का केंद्र बिंदु है। पूरी कहानी पंचलाइट के चारों ओर घूमते हुए दिखलाई देती है। रेणु जी ने इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण लोगों के स्वभाव तथा आपसी ईर्ष्या द्वेष तथा पूरे घटनाक्रम को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया है। यह अर्थात पंचलाइट कहानी बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के एक अंचल की कहानी है। यह कहानी जिस गांव की है वहां के लोग जातियों के आधार पर 8 टोलियों में बटे हुए हैं। अर्थात गांव में हर एक जाति यानी टोली की अलग अलग 8 पंचायतें या सभा चट्टी है। सभी के पास अपनी अपनी दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। महतों टोली के पास अब तक पंचलाइट नहीं थी। महतों टोली ने भी अंततः 15 माह के दंड के जुर्माने के पैसे से राम नवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स तथा पूजा करने के लिए 10 रुपये की पूजा सामग्री भी खरीद ली। पूजा होने के बाद ही इसे शुभारंभ किया जाएगा। पेट्रोमैक्स लेकर महतों टोली का सरपंच छड़ीदार गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में ही वामन टोली वाले मिल गए। वामन टोली वाले लोग अपनी ढिबरी को बिजली बत्ती कहते हैं और दूसरे की पंचलाइट को लालटेन। गांव पहुंचते ही पंचलेट या पंचलाइट
को देखने के लिए सभी लोग एकत्रित हो गए। कीर्तन मंडली को भी बुला लिया गया। औरतों की मंडली में गुलरी काकी भी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। बच्चे भी बहुत शोर मचाने लगे। चारों ओर केवल एक ही बात, पंचलेट पंचलेट। कुछ समय पश्चात पूजा की सामग्री भी सजकर आ गई। कीर्तन मंडली भी तैयार हो गए। उसी समय एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि आखिर पेट्रोमैक्स या पंचलाइट जलाएगा कौन? कारण किसी को भी पेट्रोमैक्स जलाना आता नहीं था। कुछ लोग पेट्रोमैक्स जलाना तो जानते थे, परंतु वे सभी दूसरी जाति के थे। अतः उनसे पहली बार पेट्रोमैक्स जलवाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। तरह तरह की बातें होने लगी। महतों टोली में ही रहने वाली गुलरी काकी की बेटी मुनरी जानती थी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन वह कह नहीं सकती थी। कारण वह मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा किया करता था। फिर तो वह दूसरे गांव से आकर इस गांव में बसा हुआ था। आज तक उसने पंचों को पान सुपारी तक खाने के लिए नहीं दिया था। वह किसी की भी परवाह नहीं करता था। पंचों को भी मौका मिल गया था और एक दिन तुमसे मोहब्बत करके सलम गीत गाने के अपराध में 10 रुपये का जुर्माना कर दिया और न देने के कारण उसका हुक्का पानी बंद कर गांव से बाहर निकाल दिया। स्थिति समझकर मुनरी अपनी सहेली कनेली को बता देती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। कनेली भी पंचों को बताती है कि एकमात्र गोधन ही पंचलेट जलाना जानता है। काफी सोचने समझने के बाद सरदार दीवान जी यह फैसला सुनाते हैं कि जब जाति की इज्जत खतरे में हो तो जाति की बंदिश कैसी? अतः गोधन को बुलाया जाना चाहिए। छड़ीदार अग्नु महतो गोधन को बुलाने के लिए घर जाता है, परंतु वह नहीं आता है। कारण उसे इस बात का भय था कि अगर कुछ काम बिगड़ गया तो फिर दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर गुलरी काकी के जाने तथा काफी समझाने बुझाने पर पंचों के सामने पंचलेट जलाने के लिए गोधन आता है। अंततः गोधन गरी का तेल एवं पंप आदि की सहायता से पंचलेट को जला देता है। पंचलेट में रोशनी आते ही सभा में उपस्थित लोगों की उदासी प्रसन्नता में बदल जाती है। गोधन की तारीफ चारों ओर होने लगती है। कीर्तन मंडली भी महावीर स्वामी की जय करते हुए कीर्तन करने लगते हैं। मोहतो टोली के सरदार ने गोधन को पास बुलाकर जाति की इज्जत रखने पर शाबाशी दी। उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं, कारण आज उसने जाति की इज्जत रख ली थी। अंततः जाति की इज्जत रखने के कारण सरदार उसे सिनेमा के गीत को गाने की भी स्वतंत्रता दे देता है। गुलरी काकी भी प्रसन्न होकर गोधन को अपने घर में रात को
खाने के लिए न्योता भी दे देती है। गोधन मुंदरी को देखता है तो लज्जावश मुंदरी की आंखें झुक जाती है। पंचलाइट की रोशनी में पत्ता पत्ता पुलकित होने लगता है। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अतः नामकरण या शीर्षक की दृष्टि से पंचलाइट कहानी का नामकरण कथा की मूल संवेदना को पूरी तरह उभारने में सक्षम है। पंचलाइट ही कहानी का केंद्र बिंदु है। पूरी कहानी पंचलाइट के चारों ओर चक्कर काटते हुए दिखलाई देती है। पंचलाइट शीर्षक के माध्यम से लेखक जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को जन जन तक पहुंचाना चाहता है उसमें उन्हें पूरी तरह सफलता मिली है। अतः यह शीर्षक घटना चक्र से संबंधित लघु, संक्षिप्त, आकर्षक, नवीन, मौलिक, भावोत्तेजक तथा कौतूहलवर्धक है। पंचलाइट शीर्षक से ही कौतूहल तथा जिज्ञासा का आरंभ होता है जो अंत तक बना हुआ रहता है। अतः पंचलाइट कहानी ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी हुई है। पूरी कहानी ग्रामीण वातावरण में ही घटित होती है। निस्संदेह पंचलाइट शीर्षक कथानक के अनुकूल है। अतः हम कह सकते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित पंचलाइट एक सुंदर आंचलिक कहानी है। पूरी कहानी में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के अंचल की कहानी है। लेखक ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से सूक्ष्म निरीक्षण कर घटनाक्रम को सुसंगठित किया है। इस कहानी में लेखक का उद्देश्य सुधारात्मक रहा है। आइए अब मैं फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी के शीर्षक या नामकरण पर अपने विचार व्यक्त करने के बाद अब मैं इस कहानी के उद्देश्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक बहुचर्चित कहानी है। यह एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने ग्रामीण लोगों के स्वभाव तथा आपसी ईर्ष्या द्वेष को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया है। यह अर्थात पंचलाइट कहानी बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के एक अंचल की कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। उद्देश्य की दृष्टि से पंचलाइट एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण लोगों के स्वभाव पर प्रकाश डालना है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर आजादी के बाद भी बिहार राज्य के पिछड़ेपन, ग्रामीण परिवेश, शोषित व दलित लोगों का छायांकन करना है, वहीं दूसरी ओर अपने सुधारवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी गांव में कल पुर्जे वाली किसी भी चीज का शुभारंभ करने से पहले पूजा पाठ को भी आवश्यक माना जाता है।
गांव में आज भी जातिवाद का बोलबाला है। पूजा के समय बिल्ली का चक्कर काटना अशुभ माना जाता है। गांव में आज भी अशिक्षा एवं प्राचीन जीर्ण शीर्ण मान्यताओं का बोलबाला है, जिसके कारण वे विज्ञान के आधुनिक आविष्कारों से आज भी परिचित नहीं हैं। लेखक चाहता है कि जिस प्रकार भारत के अन्य राज्य उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार बिहार राज्य में रहने वाले लोग शिक्षित होकर संकीर्ण जातीय भावना, रूढ़िवादी परंपराओं की कैद से मुक्त होकर आगे बढ़े। अतः रेणु जी ने बड़ी ही सूक्ष्मता से ग्रामीण तथा अशिक्षित लोगों की अबोध मानसिकता का चित्रण कर अपने उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाया है। निस्संदेह पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कहानी है तथा इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य सुधारात्मक रहा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल का निर्माण मैंने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में कहीं अगर आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं अगले वीडियो में उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, जिससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।